हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारी जो लास्ट कक्षा हुई थी उसमें हमने जो मेवाड़ का हमारा राजवंश चल रहा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था कि मेवाड़ के इतिहास को हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने आज जो हम है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में, और वो हमारा टॉपिक है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश को हम आज शुरू करेंगे, यानी कि राव सिंह से हम शुरू करेंगे और सबसे अंतिम यानी कि हनुमंत सिंह तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो राठौड़ वंश की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राठौड़ वंश मुख्यतः किस रियासत में फैला हुआ था। तो राठौड़ वंश मुख्यतः आपके मारवाड़ रियासत में फैला हुआ था। उस समय की जब राठौड़ वंश मारवाड़ रियासत में फैला हुआ था उस समय यानी कि जब भारत आजाद हुआ उससे पहले की यदि हम बात करें तो राजपूताने में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो आपके मारवाड़ थी। लेकिन यदि भारत लेवल की हम बात करें तो मारवाड़ से भी बड़ी दो रियासतें थी, जिनमें जम्मू कश्मीर और आपके एक कौन सी थी, आपके हैदराबाद थी। यानी कि मारवाड़ राजपूताने की सबसे बड़ी रियासत थी। उसमें मुख्यतः कौन रहते थे, मारवाड़ के जो है आपके राठौड़ वंश मुख्यतः कहां पर रहते थे, तो राठौड़ वंश मुख्यतः मारवाड़ रियासत में रहता था। देखो सबसे पहले हम इनकी रियासतों की बात कर लेते हैं कि मुख्यतः किन रियासत में रहते थे। तो ये रहते थे मारवाड़, यानी कि जो राठौड़ वंश था वो मुख्यतः राजस्थान में मारवाड़ रियासत में रहा करता था। अब देखो मारवाड़ रियासत की थोड़ी हम चर्चा करें कि मारवाड़ रियासत में कितने जिले शामिल थे। तो मारवाड़ रियासत में आपके 6 जिले शामिल थे। कितने, तो मारवाड़ रियासत में आपके 6 जिले शामिल थे। वो कौन कौन से थे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें 6 जिले शामिल थे। कितने शामिल थे, इसमें 6 जिले शामिल थे। सबसे पहले देखो बात करते हैं हम मारवाड़। जैसे ही मारवाड़ का नाम हमारे सामने आता है हमारे दिमाग में एक जिले का नाम आता है, वो है जोधपुर। कौन सा, जोधपुर। तो एक जिला हो गया इसमें जोधपुर। कौन सा था, जोधपुर। यानी मारवाड़ रियासत में कौन कौन से जिले शामिल थे, वो 6 जिले शामिल कौन कौन से थे, तो एक तो था आपके जोधपुर। उसके बाद में हम बात कर ले बीकानेर की। किसकी बात कर ले, बीकानेर की। उसके बाद में हम बात करते हैं नागौर की, कि मारवाड़ रियासत में जोधपुर शामिल था, बीकानेर शामिल था और नागौर शामिल था। इसके बाद देखो हम बात करते हैं पाली की, कि पाली भी यहीं पर शामिल था। इसके बाद में जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर भी शामिल था। इसके बाद में हम बात करते हैं बाड़मेर। इस प्रकार से ये कुल 6 जिले किन में शामिल थे, तो मारवाड़ रियासत में ये 6 जिले शामिल थे। ध्यान से समझना कि मारवाड़ रियासत में कुल 6 जिले शामिल थे। जो आपके हैं मारवाड़ है, मारवाड़ का मतलब जोधपुर, जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर, नागौर, पाली और जैसलमेर, ये 6 जिले इसमें शामिल थे। अब देखो राठौड़ वंश है तो मुख्यतः राठौड़ों की कितनी शाखाएं हैं, कितने जगह पर राठौड़ रहे हैं, तो मुख्यतः राठौड़ों की 3 शाखाएं हैं। कितनी है, 3 शाखा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यतः शाखाएं, कि राठौड़ वंश की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं, राजस्थान में कितनी शाखाएं थी। तो राजस्थान में उस समय राठौड़ों की मुख्यतः 3 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 3 शाखाएं, यानी कि मुख्यतः 3 शाखाएं थी। 3 शाखाओं की हम सबसे पहले बात करते हैं। उनमें जो पहली शाखा थी राठौड़ों की, पहली शाखा तो आपकी कहां की, जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़। ठीक है, पहली शाखा कौन थी, जोधपुर या मारवाड़ के राठौड़, उसकी पहली शाखा है। तो देखो इसको जोधपुर लिख देता हूं मैं, जोधपुर। जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश था उसकी स्थापना किसने की थी, राव सिंह ने की थी। किसने की थी, राव सिंह ने 1459 ईस्वी में राठौड़ राजवंश की नींव रखी थी। यानी कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश की नींव राव सिंह ने 1459 ईस्वी में रखी थी। एक शाखा तो ये हो गई। इसके बाद में एक शाखा थी आपके बीकानेर की। कहां की थी, बीकानेर। और बीकानेर में जो राठौड़ वंश की नींव रखी थी वो राव बीका ने रखी थी। किसने रखी थी, राव बीका ने 1488 ईस्वी में रखी थी। ठीक है, तो ये राठौड़ों की दूसरी शाखा हो गई। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं किशनगढ़, किशनगढ़ के राठौड़। तो किशनगढ़ के राठौड़ों की जो स्थापना की है, किशनगढ़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था आपके सामने किशन सिंह। और किशन सिंह ने किशनगढ़ के राठौड़ों की स्थापना 1609 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो
तो इस प्रकार राठौड़ों की कुल 3 शाखाएं हैं। कितनी है? राठौड़ों की कुल 3 शाखाएं हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट शाखा है आपके जोधपुर वाली, कि जोधपुर में राठौड़ राजवंश की नींव राव सिंह के द्वारा 1459 ईस्वी में रखी गई। ठीक है। इसके बाद में बीकानेर के राठौड़ राजवंश की नींव राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में रखी गई। ठीक है। इसके बाद में किशनगढ़ के राठौड़ वंश की जो नींव रखी थी वो किशन सिंह ने रखी थी 1609 ईस्वी में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर वाले। जोधपुर वाले सभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, राव सिंह से शुरू करेंगे और हनुमंत सिंह तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम उठाएंगे बीकानेर वाले, तो बीकानेर वाले राठौड़ राजा उठाएंगे, उसके बाद में हम उठाएंगे किशनगढ़ वाले। ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रारंभिक बातें। देखो आगे हम इनके उत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कि जो राठौड़ शब्द बना है वो किस प्रकार से बना है। आपको ये 6 जिले मुख्यतः याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो इनको आप लिख लीजिएगा। देखो आगे हम बात करते हैं। देखो राठौड़ों की हम उत्पत्ति की बात करते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति हुई कैसे है। ठीक है। तो देखो एक राष्ट्रकूट शब्द आता है, कौन सा है? राष्ट्रकूट शब्द। देखो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, कौन था? गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये जो राठौड़ शब्द बना है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो राठौड़ शब्द बना है वो दक्षिणी भारत की एक जाति थी जिसका नाम क्या था? राष्ट्रकूट। और उस दक्षिणी भारत की जाति राष्ट्रकूट के वंशज कौन है? राठौड़ है। ये कौन बोलता है? इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं कि दक्षिणी भारत की एक जाति थी, उसका नाम क्या था? राष्ट्रकूट। यानी कि दक्षिणी भारत में एक जाति रहा करती थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट जाति, और राष्ट्रकूट जाति के वंशज ये क्या है? आपके राठौड़ है। ठीक है। तो ये बोलते हैं आपके गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दक्षिणी भारत की राष्ट्रकूट जाति के वंशज कौन है? आपके राठौड़ है। कौन है? ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा मत, ये तो हो गया पहला मत पहला मत हो गया। इसके बाद देखो दूसरा, कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक, जिनको घोड़े वाले बाबा बोलते हैं। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है, तो राठौड़ों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये मानते हैं कि राठौड़ गहड़ वालों की क्या है? संतान है। थोड़ा सा ध्यान रखना, गहड़ वालों की संतान है। यानी कि जो आपके कन्नौज वाले गहड़वाल हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था आपके जो जयचंद गहड़वाल, जो गहड़वाल थे। टोड मानता कि जो गहड़वालों की संतान कौन है? वो आपके राठौड़ है। जबकि इसके बाद में एक इतिहासकार आएंगे जिनका नाम था हारनोली। हारनोली ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि राठौड़ किसकी संतान है? गहड़वालों की संतान है। तो पहली बार किसी ने खंडन किया है कि जो राठौड़ है वो गहड़वालों की संतान नहीं है। उसके हम तीसरा मत की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं हारनोली। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है हारनोली। हारनोली ने कहा है कि राठौड़ गहड़ वालों की संतान नहीं है, यानी कि वंशज नहीं है, कि राठौड़ गहड़ वालों के वंशज नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हारनोली पहले इतिहासकार थे जिन्होंने इस बात का खंडन किया था कि जो राठौड़ है वो किसकी संतान नहीं है? गहड़ वालों की संतान नहीं है। इसके बाद में एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा इतिहासकार जो है, उनके अनुसार जो है बिल्कुल इस बात का इन्होंने पक्ष दिया है। किस बात का? कि
राठौड़ किसकी संतान नहीं है? गेड़ वालों की संतान नहीं है। यानी कि हारनौली का जो पक्ष किसने लिया है? ओझा जी ने लिया है। और इस बात का बिल्कुल रूप से खंडन कर दिया कि सत्य, बिल्कुल सत्य की, यानी कि अलग अलग कर दिया कि राठौड़ अलग है और गेड़वाल अलग है। ठीक है, ये कुछ इनके इस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। देखो एक और हम बात कर लेते हैं इनकी उत्पत्ति की, कि ये चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी। तो कर्नल जेम्स टोड इनको सूर्यवंशी मानता है। टोड क्या मानता है? छठा सिद्धांत हो जाएगा ये हमारा, पांचवा। कौन सा? पांचवा। कर्नल जेम्स टोड इनको मानते हैं सूर्यवंशी। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी। जबकि देखो इनको चंद्रवंशी कौन मानता है? एक बार इसको लिख लीजिए आप। जबकि जो आप जब राठौड़ वंश का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पर ताम्रपत्र और शिलालेख मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कुछ ख्यातें मिलती है। ख्यातों में ये अपने आप को क्या बताते हैं? तो ये अपने आप को चंद्रवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं? तो टोड ने क्या बताया? तो टोड ने इनको बताया है आपके सूर्यवंशी। जबकि चंद्रवंशी कौन मानते हैं? तो ताम्रपत्र व शिलालेखों में। ठीक है, कि ताम्रपत्र व शिलालेखों में राठौड़ों को क्या बताया गया है? तो ताम्रपत्र व शिलालेखों में राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया। ठीक है, तो ये थी राठौड़ों की उत्पत्ति। इसको आप एक बार लिख लीजिए, आगे हम चलते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं हम। अब देखो राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। इसका संस्थापक कौन था? इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? उन दोनों के मध्य कितने शासक आए थे? उन सबकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राव सिंह। बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। कौन है? राव कौन था? राव सिंह। देखो राव सिंह की बात करें हम तो राव सिंह है राठौड़ वंश का संस्थापक। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? तो राव सिंह राठौड़ वंश का संस्थापक है। राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन है? तो राव सिंह है। मूल पुरुष कौन है? वो भी राव सिंह ही है। और इसने कब की थी? लगभग, मैं बेटा लगभग बोल रहा हूं, क्या लगभग इन्होंने 1212 ईस्वी के आसपास राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसकी? राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने लगभग 1212 ईस्वी के आसपास की थी। देखो ये तो गया इसका संस्थापक, यानी कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। जबकि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? यह अलग उत्तर। वास्तविक संस्थापक वो है बेटा राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा। दोनों पर्सन अलग अलग है। ध्यान से समझना कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ वंश का संस्थापक आपके राव सिंह था। जबकि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक आपके कौन था? तो राव चूड़ा था। अब देखो ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग है कि संस्थापक तो इसका राव सिंह हो गया और वास्तविक संस्थापक इसका राव चूड़ा हो गया। देखो इनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था सोलंकी। क्या नाम था? सोलंकी। अब देखो वैसे तो इनकी पत्नी में कुछ नहीं है, सोलंकी नाम है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी मृत्यु हुई उस समय ये सती हो गई थी। जब राव सिंह की मृत्यु हुई उस समय सोलंकी इनकी जो पत्नी है वो किसके साथ में सती हो गई थी? तो राव सिंह के साथ में सती हो गई थी। तो इनकी एक छतरी बनी हुई है, वो कहां पर बनी हुई है? तो इनकी छतरी बनी हुई है आपके बिट्ठू गांव पाली में। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि राव सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था सोलंकी। और सोलंकी की क्या बोलते हैं आपके राव सिंह की मृत्यु हुई। राव सिंह की मृत्यु के समय ये सती हो गई थी। तो सती जब हुई तो सती होने पर इनकी छतरी कहां पर बना दी गई? तो बिट्ठू गांव पाली में इनकी छतरी बना दी गई। देखो इनके बाद में शासक बने, राव सिंह के बाद में शासक बने आसनाथ।
कौन बने, यानी कि राव सिंह के बाद में शासक बने आसनाथ, जो 1291 ईस्वी में। आपको पता है कि 1291 ईस्वी में दिल्ली पर किसका अधिकार था, तो जलालुद्दीन जेके का था। तो आसनाथ की यही बात ध्यान रखनी है आपको कि आसनाथ 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के साथ में लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी, मैं पूरा लिख देता हूं आपके, जलालुद्दीन ठीक है, राव सिंह की बात हो गई। इसके बाद में शासक बनता है आसनाथ, यानी राव सिंह का पुत्र कौन था, आसनाथ। तो आसनाथ की 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी के साथ में लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, आसनाथ के बाद में शासक बनता है दुहड़। कौन बनता है, दुहड़। दुहड़ की एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा कि राठौड़ राजवंश की या राठौड़ों की कुल देवी कौन है, नागणेची माता। तो नागणेची माता का जो मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो शासक थे दुहड़। कौन थे, दुहड़। आसनाथ के बाद में शासक बनते हैं आपके दुहड़। कौन बनते हैं, दुहड़ बनते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, ये एक बार गए हुए थे कर्नाटक। कहां पर गए हुए थे, कर्नाटक। दुहड़ ने कर्नाटक से एक माता की मूर्ति उठाई, उसका नाम था चक्रेश्वरी माता। क्या नाम था, उस माता का नाम था चक्रेश्वरी माता। इसी माता को बोलते हैं इसी माता को बोलते हैं नागणेची माता। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है कि दुहड़ शासक बना, दुहड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति लाता है, और इस चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति को कहां पर लगा देता है, तो आपके नगाना गांव बाड़मेर में लगा देता है। कहां पर, नगाना गांव बाड़मेर। नगाना गांव बाड़मेर में नागणेची माता की मूर्ति को दुहड़ लगा देता है। ध्यान रखना, जो चक्रेश्वरी माता है, नागणेची माता, ये है बेटा आपके राठौड़ों की, किसकी, राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी है, तो नागणेची माता है। देख लीजिए इसको एक बार। इसके बाद देखो हम बात करें कि दुहड़ 1309 ईस्वी में मंडोर की रक्षा करते हुए मारा गया था। 1309 ईस्वी में मंडोर की रक्षा करते हुए प्रतिहारों के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, कि 1309 ईस्वी में दुहड़ कहां पर मारा गया था, तो मंडोर की रक्षा करते हुए प्रतिहारों से लड़ते हुए ये मारा गया था। जब ये मारा गया तो इसकी छतरी बना दी गई। कहां पर, इसकी छतरी की हम बात करते हैं। इसकी छतरी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो स्मारक। क्या बोल सकते हो, स्मारक। तो इसकी जो छतरी या स्मारक बना उसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो यही है, तो दुहड़ की देवली। इसको क्या बोलते हैं, दुहड़ की देवली। यानी कि इसकी मृत्यु 1309 ईस्वी में प्रतिहारों से लड़ते हुए मारा जाता है ये। तो इसकी छतरी या स्मारक कहां पर बना हुआ है, तो बात करें कि इसका स्मारक को बोलते क्या है, तो दुहड़ की देवली इसका स्मारक है। और ये कहां पर बना हुआ है, तो ये बाड़मेर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, बाड़मेर में यह बना हुआ है। गांव की हम बात करें तो गांव आता है आपके सामने तरसीगढ़ी। ठीक है, तरसीगढ़ी गांव में इनका स्मारक बना हुआ है। तो दुहड़ की बात यही है कि दुहड़ कर्नाटक से एक चक्रेश्वरी माता या नागणेची माता की मूर्ति लाता है और उसे नगाना गांव बाड़मेर में लगा देता है। और नगाना गांव बाड़मेर में जो मूर्ति लगी हुई है नागणेची माता की, वह राठौड़ वंश की क्या है, कुल देवी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। इसके बाद में शासक बनता है, देखो आगे की हम बात करते हैं। इसके बाद में शासक बनता है, वैसे तो कई शासक आए हैं,
लेकिन इंपॉर्टेंट शासक इसके बाद में बनता है आपके मल्लीनाथ। कौन थे? मल्लीनाथ। अब मल्लीनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे राजस्थान के क्या है, लोक देवता। जब हम कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं, हम जल्दी शुरू करेंगे कला एवं संस्कृति भी। जब हम कला एवं संस्कृति पढ़ते हैं तो लोक देवता एक हमारे टॉपिक लगता है, उसमें हमारे मल्लीनाथ जी को शामिल किया गया है। ये राजस्थान के क्या है, तो ये राजस्थान के लोक देवता है। तो इनके बाद दुहड़ के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बनते हैं वो बनते हैं आपके मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी। ये क्या है? लोक संत। ये क्या है? लोक संत या लोक देवता इनको बोल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था 1338 इनका जन्म 1338 ईस्वी में हुआ था महेवा गांव बाड़मेर में। ठीक है, कि मल्लीनाथ जी का जन्म, इनको पहले तो क्या बोलते हैं कि लोक संत या लोक देवता किसको बोलते हैं? मल्लीनाथ जी को बोलते हैं। ये शासक बने थे दुहड़ के बाद में, इंपॉर्टेंट शासक यही है। इनका जन्म 1388 ईस्वी में महेवा गांव बाड़मेर में हुआ था। देखो इनका वैसे नाम क्या है, इनका प्रसिद्ध नाम क्या है, इनका बचपन का नाम क्या था, यानी कि उपनाम क्या है? तो इनको बोलते हैं माला। क्या बोलते हैं? माला। और ये माला कहां पर बोला गया है? तो ख्यातों में इनको माला बोला गया है। मल्लीनाथ जी को ख्यातों में माला बोला गया है। अब देखो इनकी एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि इन्होंने राजस्थान में कुंडा संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? कुंडा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कुंडा पंथ किसने चलाया था? तो कुंडा पंथ आपके मल्लीनाथ जी ने चलाया था। कुंडा पंथ चलाया था या स्थापना की थी। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये बात तो आपके महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? मंदिर, तो इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में। ठीक है, तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद देखो एक बात करते हैं, इनके मेला कब आता है? तो चैत्र मास को इनका मेला आता है। ठीक है, तो ये इस वजह से, यानी कि कला संस्कृति में शामिल है, लोक देवता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं, तो मल्लीनाथ जी के बाद में शासक बनेंगे आपके वीरमदेव। कौन बने थे? वीरमदेव। देखो आगे हम बात कर लेते हैं। देखो वीरमदेव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम वीरमदेव के बाद में हम पढ़ने वाले हैं रावचूड़ा। कौन पढ़ने वाले हैं? रावचूड़ा। तो रावचूड़ा का पिता कौन था? तो रावचूड़ा का पिता था आपके वीरमदेव। इसलिए वजह से हम पढ़ने वाले हैं कि भूमिका, रावचूड़ा एक इंपॉर्टेंट शासक, उसकी भूमिका बनाने के लिए हम वीरमदेव को पढ़ने वाले हैं। वीरमदेव। देखो वीरमदेव की हम बात करें तो इसका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था रावचूड़ा। देखो रावचूड़ा है, इसका उत्तराधिकारी कौन बना? आगे चलकर वीरमदेव का उत्तराधिकारी कौन बना? रावचूड़ा बना। अब देखो ये रावचूड़ा इसका उत्तराधिकारी बना, ये बात एक विवादास्पद बात है। देखो इसका प्रमाण हमारे को कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है कि एक लेख आता है देवली, आप क्या आता है? देवली का लेख। तो देवली का लेख है, उसके अनुसार, देवली के लेख के अनुसार वीरमदेव का पुत्र कौन है या वीरमदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपके जो वीरमदेव का उत्तराधिकारी था वो आपके रावचूड़ा था। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखो हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रावचूड़ा की। किसकी बात करते हैं? रावचूड़ा की। तो हमने अभी जाना है कि राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव सिंह था। जबकि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था आपके? वो रावचूड़ा, वास्तविक संस्थापक।
अब देखो वास्तविक संस्थापक किस प्रकार से बना उसकी हम कुछ बातें करते हैं। देखो मंडोर है, क्या है मंडोर। बाद में वैसे रावचूड़ा राजधानी सबसे पहले किसको बनाएगा, मंडोर को ही राजधानी बनाएगा। और राठौड़ों की पहली राजधानी क्या बनेगी, अब मंडोर बनेगी। वो किस प्रकार से बनी अब वो आप देख लीजिए। देखो मंडोर पर एक गुर्जर प्रतिहार व्यक्ति था, गुर्जर प्रतिहार शासक था, उसका नाम था इंदा। कौन था, इंदा। कौन था ये, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, इंदा था। तो इंदा को पराजित करते हैं कौन, तुर्क। तुर्कों के द्वारा इंदा को क्या किया गया, पराजित किया गया। ठीक है। देखो मंडोर पर किसका अधिकार था, तो मंडोर पर अधिकार था गुर्जर प्रतिहार शासक उस समय जिसका नाम था इंदा, यानी गुर्जर प्रतिहार शासक इंदा का मंडोर पर अधिकार था। और इंदा को किसने पराजित कर दिया, तो तुर्कों ने इंदा को पराजित कर दिया। इंदा पराजित होकर किसकी सहायता लेता है, रावचूड़ा की क्या लेता है, सहायता लेता है। सहायता ली, सहायता यानी कि इंदा ने किसकी सहायता ली, रावचूड़ा की सहायता ली। और रावचूड़ा के सहयोग से पुनः मंडोर को किसने जीत लिया, इंदा ने जीत लिया। किसने जीत लिया, जो इंदा था उसने पुनः मंडोर को जीत लिया। अब जैसे ही जीता, जीतकर खुश हो गया कौन, इंदा खुश हो गया। तो इंदा ने क्या किया, अपनी एक पुत्री थी उसका विवाह किसके साथ में कर दिया, रावचूड़ा के साथ में अपनी पुत्री का क्या कर दिया, इसने विवाह कर दिया। क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और पुत्री को दहेज के रूप में क्या दे दिया, मंडोर को इसने क्या दे दिया, दहेज में दे दिया। ठीक है। और स्वयं इंदा स्वयं किसका सामंत बन गया, तो रावचूड़ा का स्वयं क्या बन गया, सामंत बन गया। अब जैसे ही मंडोर हाथ लगा रावचूड़ा को, रावचूड़ा ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाई, फर्स्ट राजधानी। तो रावचूड़ा ने अपनी पहली राजधानी मंडोर को बनाई। किसको बनाई, मंडोर को अपनी पहली राजधानी बनाई। इस प्रकार राठौड़ों की पहली राजधानी क्या है, राठौड़ों की पहली राजधानी। ठीक है, तो मंडोर हो जाएगी। ध्यान से समझना, रावचूड़ा वास्तविक संस्थापक क्यों है, यानी कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक रावचूड़ा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रावसिया तो संस्थापक था। तो रावसिया के पास में कोई तो ना तो राजधानी थी, ना उसके पास में कोई विशेष प्रकार का दुर्ग था, ना कोई सेना थी, ना कोई मित्र थे, ना कोई कोष था, यानी कि धन खजाना वगैरह कुछ नहीं थे, ना कोई मंत्री थे। देखो रावचूड़ा आते, रावचूड़ा के समय मंडोर का शासक कौन था, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक इंदा था। और इंदा को कौन पराजित करता है, आपके तुर्कों के द्वारा इंदा को पराजित किया जाता है। पराजित होने के बाद इंदा भागकर किसके पास में जाता है, तो रावचूड़ा के पास में जाता है। और रावचूड़ा का सहयोग लेकर इंदा ने पुनः किस पर अधिकार कर लिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया और मंडोर को जीत लेता है। अब देखो जैसे ही जीता और खुश हो गया इंदा, इंदा खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ में कर देता है, रावचूड़ा के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और दहेज के रूप में मंडोर को क्या कर देता है, दान दे देता है, दहेज के रूप में मंडोर को दे देता है। अब जैसे ही दहेज के रूप में मंडोर आता है, रावचूड़ा ने अपनी पहली राजधानी किसको बना दी, मंडोर को अपनी पहली राजधानी बना दी। और रावचूड़ा का सामंत कौन बन गया था, तो रावचूड़ा का सामंत आपके इंदा बन गया था। इससे स्पष्ट होता है कि गुर्जर प्रतिहार किसके सामंत रहे थे, तो गुर्जर प्रतिहार रावचूड़ा के सामंत रहे थे। ठीक है, इस प्रकार राठौड़ की पहली राजधानी क्या हो गई, मंडोर हो गई। ठीक है, तो देखो आगे चलता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, राठौड़ों का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं। अब देखो इसके पास राजधानी भी बन गई मंडोर, इसके पास दुर्ग भी हो गया, इस कारण इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखो एक और बात हम करते हैं कि मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने सामंत प्रथा की शुरुआत की थी वो कौन था, आपके रावचूड़ा। देखो दो बातें आती हैं, ये दोनों बातें विवादास्पद है। एक बात आती है और एक बात आती है आपके सामने ये कि रावचूड़ा प्रथम शासक था जिसने क्या किया था, सामंत प्रथा की शुरुआत। देखो ये अलग अलग विवाद की चीज है कि रावचूड़ा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सामंत प्रथा की शुरुआत, मारवाड़ में जो सामंत प्रथा की शुरुआत की थी वो किसने की थी, रावचूड़ा ने की थी। क्यों की थी,
इस किस आधार पर मानते हैं? क्योंकि इंदा इसका क्या बन गया था? सामंत बन गया था। इंदा क्या बन गया था? राव चूड़ा का सामंत बन गया था। इस आधार पर कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सामंत प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में सबसे पहले किसने की थी? तो राव चूड़ा ने की थी। जबकि एक इतिहासकार है जिनका नाम है ओझा, डॉक्टर हीरानंद ओझा, यानी गौरीशंकर हीरानंद ओझा। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा। इतिहासकार ओझा के अनुसार जो मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी वो राव जोधा ने की थी। किसने की थी? राव जोधा ने। थोड़ा सा ध्यान रखना है किसकी शुरुआत की थी? सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा। देखो इसकी लास्ट बात करते हैं हम, किसकी मृत्यु कहां पर हुई थी। सबसे पहले हम इनकी मृत्यु की हम बात करें तो पुंगल, थोड़ा सा आप लिखना एक बार, पुंगल के भाटियों के अचानक आक्रमण करने से 15 मार्च 1423 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। तो राव चूड़ा की मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, तो इसका कारण भी है कब हुई। देखो, राव चूड़ा की मृत्यु पुंगल के भाटियों के अचानक आक्रमण करने के कारण 15 मार्च 1423 ईस्वी को इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखो, जब इसकी मृत्यु हुई यानी कि 15 मार्च 1423 ईस्वी को इसकी मृत्यु हुई, उस समय इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? इसकी सोनगरा पत्नी थी। ये कौन थी? सोनगरा पत्नी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी पत्नी का क्या नाम था। तो इसकी जब मृत्यु हुई थी उस समय इसकी पत्नी का क्या नाम था? चांद कंवर था। और कौन थी वो? सोनगरा पत्नी थी। और इसकी पत्नी ने किसका निर्माण करवाया था? जोधपुर में चांद बावड़ी। तो जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसकी एक सोनगरा पत्नी थी। किसकी? राव जोधा की जो सोनगरा पत्नी थी चांद कंवर, उसने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। थोड़ा सा ध्यान रह जाएगा ये बातें आपको। देखो आगे चलते हैं। अब देखो इसकी एक बात और करें, हमने जब पढ़ा था मेवाड़ के इतिहास उस समय भी हमने जानी थी कि इसके एक तो पुत्र था, इसकी एक पुत्री थी। देखो पुत्री की हम बात करते थे, इसकी पुत्री थी हंसाबाई, हमने जाना था। और इसका पुत्र कौन था? पुत्र की अभी बात करेंगे, राव रणमल। कौन था? राव रणमल था। देखो ये तो क्या इसका बड़ा पुत्र था, ये इसकी क्या थी? पुत्री थी। देखो वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम इतनी बात जानने वाले हैं यहाँ पर कि हंसाबाई कौन थी। तो चूड़ा की पुत्री, राव चूड़ा की पुत्री का नाम क्या था? हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? राणा लाखा के साथ में। हमने बात की थी कि राणा लाखा के साथ में हंसाबाई का विवाह हुआ था और इस शर्त पर हुआ था कि हंसाबाई और लाखा के जो बड़ा पुत्र होगा वही आगे चलकर किसका उत्तराधिकारी बनेगा? तो राणा लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। और इस शर्त के अनुसार कौन जन्मा था? राणा मोक्कल जन्मा था। कौन जन्मा था? राणा मोक्कल जन्मा था। अब देखो इसके बाद में हम बात करें, राव चूड़ा का एक पुत्र था जिसका नाम था आपके रणमल। क्या नाम था? रणमल। और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था आपके कान्हा। क्या नाम था? कान्हा। देखो बड़ा पुत्र तो ये था। कौन था? बड़ा पुत्र राव रणमल था, जबकि राव रणमल, इसका बड़ा पुत्र राव रणमल था, जबकि इसका छोटा पुत्र कौन था? कान्हा था। तो इसने क्या किया? इस कान्हा को क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया। कान्हा को जैसे ही इसने उत्तराधिकारी बनाया, राव रणमल किसके सहयोग में चला गया? तो राव रणमल लाखा के शरण में चला गया। राणा लाखा, मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे? राणा लाखा। जैसे ही राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, छोटे पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो ये नाराज होकर कहां पर चला गया था? तो मेवाड़ में राणा लाखा के पास में चला गया था और अपनी बहन का विवाह किसके साथ में कर दिया था? तो राणा लाखा के साथ में अपनी बहन का विवाह कर दिया था। अब देखो शासक कौन बन जाएगा? राव चूड़ा के बाद में कान्हा बन जाएगा। तो कान्हा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। कान्हा की एक बातें आती है कि ये सांकला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया था। दो बातें इनकी। इसके बाद में कौन बना? राव
कान्हा। तो इसकी एक बात है कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बारे में दो प्रमाण आते हैं कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो सांकला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया था। एक प्रमाण तो आता है कि ये सांकला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया था, जबकि ख्यातों में लिखा हुआ है कि करणी माता ने इसकी क्या की थी, मृत्यु की थी। ठीक है, और इसका शासनकाल यदि आप जानना चाहो तो 1423 से शुरू होगा 1427 तक, यानी 24, 25, 26, 27 यानी 4 से 5 साल तक ये शासक बना था। ठीक है, तो कान्हा की यही बात है। अब कान्हा के बाद में शासक बना राव रणमल। कौन बना था, राव रणमल। राव रणमल की 2-3 बातें हैं वो हम जान लेते हैं कि एक तो इसकी पत्नी थी, पत्नी के बारे में जानेंगे, राव रणमल। तो राव रणमल का जो शासनकाल आता है वो 1427 से 1438 ईस्वी के मध्य आता है। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था पत्नी। इसकी पत्नी का क्या नाम था, देखो हम इसकी पत्नी की बात करते हैं, कोडमदे। ठीक, राव रणमल की एक पत्नी थी जिसका नाम था कोडमदे। कोडमदे ने बीकानेर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। उसका नाम था आपके, बीकानेर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया जिसको बोलते हैं कोडमदे सर बावड़ी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपके तो यही ध्यान रखनी है कि राव रणमल की एक पत्नी थी जिसका नाम था कोडमदे। क्या नाम था, कोडमदे। और कोडमदेव ने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करवाया था। साथ में हम बात कर चुके हैं कि जब ये नाराज होकर अपने भाई कान्हा से नाराज होकर मेवाड़ में गए थे तो वहां पर हंसाबाई की एक दासी थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था उसका, भारमली। भारमली का ये प्रेमी था, भारमली से ये प्रेम करता था और भारमली के सहयोग से इसको 1400, इसकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु की हम बात करें तो 1438 ईस्वी में इसको मेवाड़ के सरदारों के द्वारा इसको क्या कर दिया था, सरदारों के द्वारा इसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, तो ये था आपके राव रणमल। इसके बाद में शासक बनेगा, राव रणमल के बाद में शासक बना राव जोधा। कौन बना, राव जोधा। अब देखो ओझा जी के अनुसार जो सामंत प्रथा की शुरुआत की थी मारवाड़ में वो किसने की थी, राव जोधा ने की थी। इनका शासनकाल आता है, इनकी मृत्यु यानी कि रणमल की मृत्यु के जस्ट बाद में ही 1438 से 1489 के बीच में इनका शासनकाल आता है। ठीक है, तो वैसे हमारी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो आज हमारी पहली कक्षा है मारवाड़ के इतिहास में। ठीक है, तो आप निरंतर बने रहिएगा। यदि आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है 0 से अंतिम, ऐसा कोई आपके टारगेट नहीं है कि ये किसी स्पेशली सब्जेक्ट को, किसी स्पेशली बैच को लेकर पढ़ाया जा रहा है, नहीं, ये 0 से शुरू की गई है और अंतिम लेवल तक ये पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो आप इस कक्षा में बने रहिए और मिलते हैं हम कल नेक्स्ट कक्षा में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।